जो इतिहास में जीते हैं वर्तमान नहीं जीतते, लेकिन इतिहास इस्तेमाल किया जाता रहा है टूल की तरह। जैसे भारत के साथ गिल्ट ऑफ हिस्टोरिसिज्म किया ब्रिटिश ताकतों ने। इसको कहते हैं एक प्रोमिनेंट स्कॉलर एडवर्ड सेड, यानी कि दूसरे के इतिहास को सेलेक्टिवली इस तरीके से इंटरप्रेट करो कि उसको अपने इतिहास में यानी कि अपनी रूट्स में गौरव ना दिखे। उसके बाद जो आप उसको दिखाएंगे, जो लिमिटेशन उसकी सोच पर बनाएंगे, वही लिमिटेशन उसके प्रेजेंट और फ्यूचर को गवर्न करेगी। तो वो कभी आपकी पावर को कंटेन नहीं कर पाएगा। आज भारत को जरूरत है एक्सपोनेंशियल सोचने की और एक्सपोनेंशियल करने की। यह किस्सा है 14 अगस्त 1947 का। मॉडर्न टाइम में इंडिया वॉज एट्स लोएस्ट, और उस समय पर लास्ट वॉइसरॉय कह रहे हैं कि फॉर अ मोमेंट ही वाज फीलिंग कि अब ये कुछ ही पल रह गए हैं जब वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में से एक हैं। ये किस समय कह रहे हैं? जब इंडिया अपने लोएस्ट पर था, यानी कि इंडिया का पास्ट इससे भी ज्यादा गौरवशाली था। आप सोने की चिड़िया ये शब्द सुनते होंगे, लेकिन हमें अब बनना है, आगे बनाना है। अगर हम इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स की हिस्ट्री को देखें तो ऐसे चांसेस बने हैं। मॉर्गन स्टैनले का नाम आपने सुना होगा। उसका कहना है कि 2007 से 2012 के बीच में चाइना के अंदर जो हाइपर ग्रोथ देखी गई, कुछ ऐसी ग्रोथ नेक्स्ट डिकेड में इंडिया में भी देखी जा सकती है। हम इस वीडियो में मागा, मीगा और इससे जुड़े सारे पक्षों को डिस्कस करने वाले हैं, और इंडिया का जो विकसित भारत 2047 का ड्रीम है वो कैसे सफल हो सकता है, कैसे इंडिया डेवलप्ड नेशंस में शुमार हो सकता है, उसमें क्या गैप है। एक तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस होने वाला है इस वीडियो में। मागा एंड मीगा क्या दोनों सेम हैं? कहेंगे कि हां सर, जैसे इस विजिट में कहा गया कि हां मतलब नेशनलिस्ट ट्रेंड शो हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रेटनेस की बात हो रही है। नहीं, देखो, जब दोस्तों को साथ आना होता है या किससे दोस्ती बनानी होती है तो आपको उसके इंटरेस्ट की बात करनी होती है। हाँ, कन्वर्जेंस बनाने होते हैं, तो यूएसए और इंडिया के बीच में काफी सारे एरियाज में कन्वर्जेंस हैं, लेकिन मागा और मीगा दोनों अपने अपने नेशंस की रूट्स को खोज रहे हैं, उस पर कुछ बिल्ड करना चाह रहे हैं। जरा देखते हैं कि अभी जो विजिट हुई है इसमें मेजर क्या आह्वान किए गए हैं। कहा गया है कि इंडिया और यूएसए जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं वो तो हैं ही, और इंडिया और यूएस में जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी टाइज हैं वो तो लगातार बढ़े हैं। ट्रंप ने तारीफ करी है कि यूएसए से इंडिया में जो ऑयल एंड गैस जाता है वो बढ़ा है, तो यूएसए के लिए फायदा है, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर गल्फ में है ट्रबल्ड रीजन, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ठीक है, हमें वहां से फायदा तो है, लेकिन ट्रबल्ड रीजन पर हम अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रख सकते। डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, तो इस लिहाज से इंडिया के लिए जरूरी है। दूसरा, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए वी नीड पार्टनरशिप विद यूएसए। यह पार्टनरशिप केवल क्वाड नाम की नहीं है, यहां पर इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी लानी है, प्लस इन देशों से इंडिया को जो अदर चीजें मिल सकती हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, या फिर इंडो पैसिफिक में जो बाकी छोटे छोटे देश हैं जो चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी सॉवरेनिटी खो सकते हैं, उनके लिए कुछ करने की बात हो। जैसे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वो इसी में से एक कदम है। जैसे कि चाइना के रैपिड इन्वेस्टमेंट डेट ट्रैप पॉलिसी को काउंटर करने के लिए B3W इनिशिएटिव, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड टुगेदर, यानी कि चाइना से जो तुम्हें चाहिए वो तो हम प्रोवाइड कर देंगे, तो चाइना की गिरफ्त में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जिक्र हुआ आईमेक का। आईमेक इंडिया से कनेक्ट करेगा इस वाले रीजन को, मिडिल ईस्ट को, और फिर फर्दर यूरोप को। इंडिया के लिए दो लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो गल्फ रीजन और एक ही यूरोपियन यूनियन रीजन। यहां पर गल्फ को अपने आप को डाइवर्सिफाई करना है। उसको पता है कि अगले 50 साल की सोचें तो केवल ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट पर बेस्ड इकोनॉमी वो नहीं रह सकते। जो चीज आपको आज फायदा दे रही है तो आज ही सोच लीजिए कि भविष्य में क्या करना है। तो गल्फ डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, उसके लिए बड़ी मार्केट कहां है? इंडिया है। इंडिया को कोलैबोरेट करना है यूरोपियन यूनियन के साथ, मार्केट इंटरलिंकेज। एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल इस समय इंडिया रिफाइनिंग कर रहा है ऑयल की, और वो यूरोप में भी भेजी जा रही है। करीब 6000 से ज्यादा यूरोपियन कंपनियां हैं जो इस समय इंडिया में कारोबार कर रही हैं। ऑलरेडी यूरोप का फोकस है चाइना +1 स्ट्रेटेजी पर, तो +1 में कौन है +1? इंडिया है वो +1। 40% फास्टर होगा आईमेक, यानी कि अगर आप स्विस कैनाल के थ्रू जाते हैं उसके बदले आप आईमेक रूट को अपनाएंगे तो 40
30% मतलब फास्टर होगा, टाइम कम लगेगा, 30% कॉस्ट कम हो जाएगी। तो सीधा सीधा मुनाफा है कि नहीं? सीधा मुनाफा है, फायदा है। अभी इसी विजिट में कहा गया $500 बिलियन का हमारा बायलेटरल ट्रेड टारगेट है 2030 तक का। अभी 129 के आसपास है, लेकिन एम्बिशियस टारगेट है। तभी मैंने कहा थिंक एक्सपोनेंशियल, सोचना तो पड़ेगा ही। डिफेंस डील, इसको लेकर आपने F-35 सुना होगा। अगर आप F-35 और इंडिया की डिफेंस नीड पर अलग से एक वीडियो डिटेल्ड एनालिसिस वाली चाहते हैं तो कमेंट में पोस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि इस वाले इनिशिएटिव पर यह भी बात है कि इंडिया क्या इस समय F-35 लेने से कुछ ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में रह जाएगा, या इंडिया की नीड डिफेंस में इंडिजनाइजेशन की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है, और उस विषय में कौन सी दुनिया की ताकतें हैं जो हमारे साथ अभी कोलैबोरेट कर रही हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और जो भी काम कर रही हैं। वैसे इस मीटिंग के बाद में अभी फिलहाल विजिट्स, मतलब फिलहाल लॉकहीड मार्टिन एंड अदर जो प्लेयर्स हैं यूएस के डिफेंस मार्केट के, वो इंडिया में आए हुए हैं और हमारी मिनिस्टर लेवल की अभी बातचीत चल रही है। जैसे ही उसमें कुछ फाइनलाइज होता है तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग वीडियो ऑन दैट एज वेल। एनर्जी को लेकर ट्रंप ने कहा कि इंडिया अब सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में चीजों को बदलेगा। वो इस वजह से क्योंकि ऑलरेडी हमारा 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मनमोहन सिंह और बाद में फिर बराक ओबामा एंड मनमोहन सिंह। उसको कहा गया था कि अब देखो एक नया ट्विस्ट आने वाला है यूएसए और इंडिया के रिलेशन में। लेकिन उसके बाद से भी यूएसए की कोई कंपनीज प्रेजेंट में इंडिया के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में टाई नहीं कर पाई हैं। उसके कई कारण हैं, जिसमें से एक है लायबिलिटी क्लॉज, यानी कि रशिया की कंपनीज को हम ज्यादा फेवर करते हैं, ज्यादा छूट देते हैं। लायबिलिटी यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन यूएसए की कंपनीज पर वो लायबिलिटी इज वेरी हाई विच मेक्स बिजनेस अ बिट अनवायबल। प्लस जापान की भी शिकायत शुरुआत से रही है। जापान का कहना है कि अच्छा तुम यहां पर इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाकर पैसा कमाना चाह रहे हो। इंडिया का ठीक है, चलो तुम कोल पर डिपेंडेंस और प्लस एनर्जी को बूस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन बात यह है कि तुम्हारे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में जो कंपोनेंट लगेंगे वो तो तोशिबा, हिताची जैसी कंपनी से आने हैं। तो जब तक इंडिया और जापान के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील फाइनलाइज नहीं हो रही थी, तब तक ये 2005 में इंडिया और यूएसए के बीच के जो प्रयास थे वो भी मेटरलाइज हो नहीं पा रहे थे। खैर यूएसए का भी पुश फैक्टर काम करा और इंडिया का भी इंटरेस्ट काम करा, तो फाइनली जापान और इंडिया में 2016 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हो गई थी। तो समझ लीजिए कि मैदान जो पिच है वो बन चुकी है, रन बनाने जरूरी हैं, तो अब रन बन सकते हैं इस फील्ड में। मागा और मीगा में छोटा सा डिफरेंस देखिए क्या है। यहां पर यूएसए फोकस कर रहा है एक अपने नेशनलिज्म के साथ साथ प्रोटेक्शनिज्म पर, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहता है, इमिग्रेशन पर कंट्रोल चाहता है, और जो पुराने ट्रेड यानी कि जो ट्रीटीज बनी हुई हैं, ट्रंप का कहना अब उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा एडवांटेज इसमें दूसरे देशों ने ले ली है, चाहे उसमें यूरोप हो, चाइना हो या इंडिया भी हो। तो यानी कि ट्रंप इज बिहेविंग लाइक अ ट्रांजैक्शनल बिजनेसमैन, और क्यों ना हो भाई, उन्होंने चुनाव ही इस मुद्दे पर जीता है। तो ऐसे में इंडिया को भी सोचकर चलना पड़ेगा कि अगर ट्रंप ऐसा कर रहे हैं और टैरिफ बढ़ रहे हैं तो इंडिया नीड्स टू डू। साथ में डिपेंडेंसी जो है दूसरे देशों पर, उसको वो कम करना चाह रहे हैं, चाहे एनर्जी की बात हो, राइट। तो यहां पर अब आने वाले समय में क्या दिखेगा, मागा क्या क्या रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर ट्रंप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि देखो हम मिलिट्री पावर हैं, ऐसे मिलिट्री पावर जो ब्लीड नहीं करती यूरोप के डिफरेंट बेसिस पर। तो ऐसा हो सकता है कि नेटो पर जो खर्चा है वो कुछ कम हो। प्रोजेक्शन है, आगे देखते हैं क्या होगा। लेकिन हाँ, यूएसए का जो टोटल डिफेंस बजट है उसमें आउटपोस्ट पर जो बजट है वो कुछ कम हो सकता है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी, जॉब्स बढ़ेंगी, यानी कि जब बाहर से इमिग्रेंट्स कम आएंगे या जो इलीगल हैं वो जाएंगे, प्लस H-1B वीजा टफ हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो विदेशी कंपनियां भी यूएस में काम कर रही हैं उनकी मजबूरी बनेगी कि वो डोमेस्टिक यानी कि उनके ही सिटीजन्स को ज्यादा हायर करें। तो ये दिख रहा है मागा का मतलब। इंडिया जो प्रोजेक्ट कर रहा है 2047 विकसित भारत, क्योंकि मोदी जी ने कहा 2047 विकसित भारत मागा जैसा ही तो है, बस ये मीगा है, मीगा प्लस मागा इज मेगा, मेगा कुछ होने वाला है। अब मीगा क्या है, देखिए हमारा जो मीगा है ये सेल्फ रिलायंस की तो बात करता है, आत्मनिर्भरता की बात करता है, लेकिन हम प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं करते। कारण देखो, यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, उसके हिसाब से उसने जो टैरिफ में रिलैक्सेशन दे रखी थी उसका फायदा दूसरे देश ज्यादा उठा रहे थे। लेकिन इंडिया तो डेवलपिंग है, हमें डेवलप बनना है, तो हम सेल्फ रिलायंस की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं कर रहे। हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं और बेटर एंगेजमेंट विद वर्ल्ड इकोनॉमी हम ये चाह रहे हैं। तो हमारा तरीका अलग है और यूएसए का तरीका अलग है। मीगा का टारगेट देखिए, 2047 में भारत की आजादी को हो जाएंगे 100 साल, तब हम
$30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ये हमारा टारगेट है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम ये टारगेट अचीव करेंगे? नेगेटिव मत होइए, क्योंकि पेसिमिज्म इज इन माइंड इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड एवरीवेयर। तो यानी कि हाँ हमें क्रिटिकल पॉइंट भी पता होने चाहिए, लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? जैसे लास्ट अगर मैं 11 ईयर्स की बात करूं तो इंडिया अभी आपको पता है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमने यूके को रिप्लेस कर दिया है। अब यहां पर ये इंटरनेशनल प्रोजेक्शंस हैं कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी को भी रिप्लेस कर देंगे, हम इनसे भी ऊपर हो जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। वैसे यूएसए इस समय और कंसिस्टेंटली यूएसए दुनिया का लगभग क्वार्टर जीडीपी प्रोवाइड करता रहा है। जीडीपी यानी कि टोटल जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का, आपकी इकोनॉमिक पावर, आपकी जियोपॉलिटिकल पावर बनती है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 2047 तक इंडिया डेवलप्ड होगा और 2060 तक यानी कि 2060 तक जो प्रेजेंट ट्रेंड अगर चलते रहे, अगर यूएसए ने कुछ री इन्वेंट ना करा व्हील को, और जो फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स या इकोनॉमी जिन इंजन्स पे चलेगी उन इंजन्स पर यूएसए ने अपनी कुछ कंट्रोल रख लिया तो बात अलग हो सकती है। लेकिन अगर शेयर्ड डेवलपमेंट हो रहा है फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज का, तो ऐसे में इंडिया 2060 तक यूएसए को भी बाईपास कर देगा। अगर आप में से कोई इस समय सोच रहा है कि यार अगले 5 साल में इंडिया से निकलते हैं और बाहर कहीं बिजनेस करते हैं, तो इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यहां पर पैसा बनेगा, यहां पर बिजनेस बनेंगे, यहीं पर कुछ गवर्नेंस के नए इनिशिएटिव्स आएंगे। जो सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो दे नीड टू अडेप्ट टू द न्यू वेज ऑफ गवर्नेंस विच आर गोइंग टू यू कैन से आने वाले हैं जो फ्यूचर में। नाउ यंग पॉपुलेशन का एडवांटेज की बात करते हैं। देखिए अगर मैं अंडर 30 की बात करूं तो अंडर 30 पॉपुलेशन इंक्लूडिंग वुमेन तो 70% पॉपुलेशन ये है। तो यानी कि ट्रेमेंडस पोटेंशियल है कि नहीं? अरे जिस समय पर चाइना पीक कर चुका है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को, यानी सबसे जवान जनसंख्या को पीक कर गया है, इंडिया उस एरिया में रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। 2030 तक दुनिया की सबसे जवान जनसंख्या वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया के पास होगी। तो 2030 हम 25 में तो खड़े ही हैं। डिजिटल रिवोल्यूशन देखिए, जैसे डिजिटल स्टैक की बात करते हैं जिसमें यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आती हैं। एक रफ डेटा आपको प्रोवाइड करता हूं। जैसे ईयरली जो हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं यूपीआई के थ्रू एंड अदर डिजिटल मीडियम्स के थ्रू, जिसमें आरटीजीएस, एनईएफटी एटसेट्रा सब आ जाते हैं, तो टोटल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इतनी हैं जितना वीजा कंपनी, जो अमेरिका की कंपनी और ग्लोबल लेवल पर मतलब उसकी पहुंच है, उसकी ग्लोबल लेवल की जो ट्रांजैक्शंस हैं इक्वल टू दैट ट्रांजैक्शन केवल इंडिया में होती हैं। भाई पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है, इकोनॉमी भी इतनी बड़ी है, प्लस एडवांटेज हुआ है कि जो डिजिटल ट्रांजिशन हुआ है तो इससे डिजिटल आईडीज भी बनी। आप कहेंगे सर आधार कार्ड बना लिया तो हमने क्या ही कर लिया? अरे क्या बात कर रहे हो आप? अरे आधार कार्ड बन गया तो इसकी वजह से बैंक अकाउंट कनेक्ट हो गया, तो इससे जो पिल्फरेज होती थी यानी कि जो ब्लैक मनी की तरह पैसा निकलता था वेलफेयर स्कीम्स से, वो कुछ कम हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? क्या लगता है आपको कि कितना पैसा भारत ने बचा लिया होगा उस एवज में? एक एस्टिमेट आपको प्रोवाइड कर देता हूं। जीडीपी का 1.1%, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। करीब 1.1% ऑफ जीडीपी इज सेव्ड ड्यू टू दिस ट्रांजिशन टू डिजिटल टेक्नोलॉजीज। बायोमेट्रिक पर लोगों को लाना, बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना और फिर वेलफेयर स्कीम्स इसी के थ्रू प्रोवाइड करना। 1.1% ऑफ जीडीपी सेव करने का मतलब है उस पैसे को हम रोड, इंफ्रा एंड अदर एक्टिविटीज में एंगेज कर पाए। जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कुछ हद तक हम मैनेज कर पाए। ट्रांसफर मतलब क्यूआर कोड के थ्रू आज दूर से दूर इलाके में भी एक ब्रेड खरीदी जा सकती है, राइट। प्लस फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इससे बढ़ा है, टैक्स बेस इससे बढ़ा है, और जो डेटा है इसकी तो मतलब डेटा इज लाइक ऑयल, क्योंकि इसी के थ्रू आप गवर्नेंस के बेटर इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, राइट। नाउ ये तो मैंने आपको डेटा जो अभी बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करिए, इंडिया ने एलोकेट किया लगभग $100 बिलियन खर्चा ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। $100 बिलियन इस वजह से क्योंकि यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों की हम बात कर रहे हैं, तभी जाकर ये हो पा रहा है। पिछले 3 सालों में $100 बिलियन, इट्स अ बिग अमाउंट। और इसको अगर हम पास से कनेक्ट करें तो करीब 54,000 किलोमीटर की हमने सड़कें बनाई हैं। तो ये तो आप भी मानेंगे पिछले 10 से 11 सालों में इसमें तो मेजर अचीवमेंट हुआ है, और ये उससे पिछले 10 सालों से अगर कंपेयर करें तो दुगना है। और किसी भी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, क्योंकि इकोनॉमी इज कनेक्टेड टू, मतलब इकोनॉमी बेटर होगी तो भाई जॉब्स बढ़ेंगी, इकोनॉमी बेटर होगी तभी देश की तरक्की होगी, है कि नहीं। चाणक्य भी अपनी साप्तांग थ्योरी में कहते हैं कि कोश और जनपद ये आप किसी भी देश के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, तो दोनों को मजबूत करना जरूरी है। तो इसको कुछ मजबूती मिली है जो भारत को चाहिए।
ग्रीन की बात करते हैं। देखिए, अगर ग्लोबल लेवल पर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, नेट जीरो की बात की जा रही है, तो उन कंपनीज के साथ, उन प्रोडक्ट्स के साथ ज्यादा यू कैन से कोलैबोरेशन होगा या डिमांड बढ़ेगी जो नेट जीरो की तरफ फोकस कर रहे हैं। इंडिया खुद भी ग्रीन की तरफ जा रहा है। हम नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी रखते हैं और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है रिन्यूएबल बैटरीज में। इंडिया ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन। तो अगर ऐसा होगा तो करीब इंडिया $80 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू बिल्ड कर सकता है। ये इंडिया में पोटेंशियल है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कह रही है। ऑलरेडी हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, और टोटल हमारी इलेक्ट्रिसिटी नीड का हम 40% ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। टेक में लीडर, अब ग्लोबल लेवल पे माना जाता है कि इंडिया टेक में कुछ नहीं ज्यादा कर पाया है। कितनी कंपनियां हैं भारत की जो ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हैं? देखिए, इस समय टेक वर्ल्ड ट्रांजिशन के फेज में है, यानी कि नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। अगर मीडिवल से मॉडर्न की बात करो, मॉडर्न के डिफरेंट फेजेस को देखो, तो जिन देशों ने इस टेक्नोलॉजी की वेव को राइड किया है, उन देशों ने ताकत अपने पास करी है। तो अब इंडिया को भी चाहिए कि हमारे यहाँ के यानी कि टॉप कंपनीज दे शुड बिकम द ग्लोबल कंपनीज, तो वहां पर इंडिया को फोकस करना पड़ेगा। प्लस अगर कोई यूरोप की कंपनी बनती है तो वो अपने देश में अगर सोचती है कि चलो पायलट करते हैं अपनी इस टेक्नोलॉजी का, चलो इससे बिजनेस यहां पर बिल्ड करते हैं, तो जितनी उनके पास पॉपुलेशन है उतनी तो हमारी एक स्टेट में पॉपुलेशन है। आप यूरोप की टोटल पॉपुलेशन देखो और इंडिया की पॉपुलेशन देखो, आप मिडिल क्लास, राइजिंग मिडिल क्लास को देखो और वहां के परचेजिंग पावर को देखो। तो कहने का मतलब यह है, इसी वजह से मैं कह रहा था कि अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो उस ट्रांजिशन में इंडिया कैन बी द बेस टू एक्चुअली बिल्ड बिजनेसेस। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो नाउ। अब जरा क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। केवल कुछ अच्छा ही नहीं है, जरूरी है भारत के लिए कि कुछ गैप्स को भी देखा जाए। जैसे कि जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद से देयर आर सर्टेन इकोनॉमिस्ट्स हु आर सेइंग दैट इंडिया इज हैविंग के शेप्ड रिकवरी। अब के शेप्ड का मतलब क्या है? उनका कहना है कि कुछ अमीर हैं जो बहुत अमीर होते जा रहे हैं, जबकि कुछ गरीब है वो उनकी पॉपुलेशन, उनका जो स्टेटस है, मतलब दैट्स नॉट इंप्रूविंग। तो ऐसा हो रहा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मेजर बूस्ट नहीं मिल रहा है। नेट जो अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें उसमें कॉन्फिडेंस कम हुआ है। ये बात करें 2020 के बाद की। डेमोग्राफिक, हमने कहा कि डेमोग्राफिक विंडो है हमारे पास, सबसे जवान जनसंख्या हमारे पास हो जाएगी 2030 तक। वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होगी। लेकिन मुद्दा यह है, अगर इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को स्किल नहीं मिली, ऐसे इकोनॉमिक मॉडल नहीं मिले जहां इन्हें सीधे एब्जॉर्ब कर लिया जाए इकोनॉमी में, तो ऐसे में दिस कैन बी अ डेंजर साइन एज वेल। कई देश ऐसे हुए हैं जहां पर जवान जनसंख्या को अगर नौकरियां नहीं मिली तो उसके बाद क्राइसिस अनफोल्ड होते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी होते हैं, अदर क्राइसिस भी होते हैं। तो ऐसा इंडिया को नहीं होने देना है। तो हमें स्किल, इकोनॉमिक मॉडल और जो इंफ्रा है इसको बिग बूस्ट देनी पड़ेगी। आप कहेंगे सर इंफ्रा से क्या हो रहा है? अरे इंफ्रा पे अगर हम बिग बूस्ट देंगे तो जॉब्स क्रिएट होंगी। इंफ्रा पर बूस्ट देंगे, और मतलब इंफ्रा इज नॉट जस्ट अबाउट रोड्स, इट्स ऑल्सो अबाउट पावर, इट्स अबाउट अदर थिंग्स एज वेल। तो इन्वेस्टमेंट आएगा तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो उसके पैरेलल में जो नीड है एजुकेशन की वो भी जनरेट होगी, वैसे कोर्सेज भी होंगे, वैसा एब्जॉर्प्शन भी होगा। तो वी नीड टू थिंक इन दिस मैनर एंड वर्क इन दिस मैनर। अगर हम एजुकेटेड यूथ इन अनएम्प्लॉयड कैटेगरी की बात करें तो वो डेटा एक्चुअली फेवर में नहीं है। जैसे ये सन 2000 की बात है, 54.2% ऑफ एजुकेटेड यूथ वर देयर इन अनएम्प्लॉयड कैटेगरी, मतलब टोटल अनएम्प्लॉयड की बात करें तो उसमें से 54.2% एजुकेटेड। ये आईएलओ की रिपोर्ट है, आईएलओ के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। 2022 में जो डेटा है आईएलओ का, ये कह रहा है कि 65.7%, यानी कि एजुकेटेड यूथ इन टोटल अनएम्प्लॉयड वो इंक्रीज हुआ है। तो दिस, और देखिए वर्ल्ड बैंक ने यही स्टेटमेंट दिया जो मैंने अभी आपसे कहा था, यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज तो है बट अपने आप में रिस्क भी है। हालांकि हम फोकस मेक इन इंडिया पर कर रहे हैं, इंसेंटिवाइज किया हमने पीएलआई स्कीम के थ्रू, जिससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप बढ़ाएंगे तो आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी वर्कफोर्स की, तो इंडिया इस पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बूस्ट करने के लिए हमने असेंबली प्लांट्स, आपके कंपनीज लाइक फॉक्सकॉन, आपका सैमसंग, इनकी फैक्ट्रीज को यहां पर स्टैब्लिश करवाया है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि सक्सेस उतना ज्यादा नहीं मिला जितना बताया जा रहा था। जैसे चाइना +1 स्ट्रेटजी में ये इन्वेस्टमेंट तो आए, फॉक्सकॉन, माइक्रॉन, सैमसंग, लेकिन इस स्ट्रेटजी के बाद इनका जो ग्रोथ होना चाहिए था एक्सपोर्ट का वो उतना ज्यादा नहीं हुआ। जैसे एक
अंदाजा आपको देता हूं, करीब 40 लाख के आसपास कार जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं इंडिया में, अगर हम चाइना के मॉडल से कंपेयर करें तो चाइना करीब 60 लाख के आसपास केवल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, ईज वहां पर लाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया को बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये जॉब्स भी प्रमोट होंगी। अब ये क्वेश्चन यूएस भी उठा रहा था कि वाई फॉर एग्जांपल जनरल मोटर्स हैड टू लीव इंडिया, फोर्ड हैड टू लीव इंडिया, क्या इसका फायदा केवल आपके महिंद्रा और टाटा को होगा, या फिर इससे अगर कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपटीशन का रूल तो ये कहता है कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बेटर जॉब्स मिलती हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगा तो इस पर इंडिया को सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। प्लस प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें, करीब 3% का राइज हुआ है। अगर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो मुझे बताइए, डिमांड बढ़ती है ना इसका मतलब, और डिमांड बढ़ रही है तभी तो जॉब बढ़ेंगी। तो यानी कि इसको हमें फोकस करना पड़ेगा। ऑलरेडी जो रीसेंट बजट है उसमें आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स की स्लैब को ऊपर रखा गया है, तो इससे डिस्पोजेबल इनकम पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, जिससे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा हम देखेंगे। वैसे हमारे पास कुछ जो क्रिटिक हैं उसमें जैन डेरेज हैं जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और विरल आचार्य है जो इससे पहले आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर भी थे और अभी प्रोफेसर हैं स्टर्न स्कूल में। इन दोनों का कहना है कि नहीं देखो, के शेप्ड रिकवरी हो रही है। लेकिन इसके काउंटर में जो पर्सपेक्टिव देते हैं, जैसे पनगरिया जी देते हैं, उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि यार 2010-13 ये वाला टाइम देखो तो उस समय ग्लोबल लेवल पर जो कॉन्फिडेंस था इंडियन इकोनॉमी वो डाउन था। कितने सारे जो बिलियनर्स थे दे वर एक्चुअली गेटिंग बैंकरप्ट। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम से इंडिया ग्रस्त था, यानी कि बैंकों की भी हालत खराब और हमारे जो जो बिजनेसमैन है उनकी भी हालत खराब। ट्विन बैलेंस शीट यानी कि बैंक की बैलेंस, अगर उनकी बैलेंस शीट खराब होगी तो वो लोन नहीं पे कर पाएंगे, तो बैंक की बैलेंस शीट खराब होगी। लेकिन एनपीए की प्रॉब्लम को काफी हद तक इंडिया ने रिजॉल्व किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो एक कॉन्फिडेंस है वो इंडिया में आया है। तो ये भी काउंटर पर्सपेक्टिव यहां पर दिया जाता है। नेक्स्ट डिकेड में अब देखिए ये पॉजिटिव बात आ रही है। मॉर्गन स्टैनले का कहना है कि नेक्स्ट डिकेड में इंडिया इज गोइंग टू ऑन द पाथ ऑफ हाइपर ग्रोथ विच चाइना वॉज 2007 से 12 के बीच में। तो ये पॉजिटिव बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमें ये पता लगा है कि भाई इंडिया के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जैसे हमने बताई, लेकिन ये समय है उस पर काम करने का, इन लूपहोल्स को भी आइडेंटिफाई करने का। एक और अंदाजा देखिए जरा, करंटली लेस देन 20% ऑफ इंडियन वुमेन आर इन वर्कफोर्स। तो कितना बड़ा पोटेंशियल हाथ से जा रहा है। लेकिन अगर वुमेन एम्प्लॉयमेंट पैरिटी भी हो जाए तो अल्टीमेटली जो इंडिया को बूस्ट मिलेगा, ये देखिए इंडिया एटलीस्ट 27% रिचर हो जाएगा। मतलब अगर विमेन एम्प्लॉयमेंट पैरिटी मिल जाए तो इंडिया विल गेट मोर वर्कर्स देन ईयू हैज ईदर जेंडर, यानी कि ईयू के पास दोनों जेंडर के जो टोटल वर्कफोर्स है उससे ज्यादा वर्कफोर्स हमारे पास हो जाएगी अगर केवल हम जेंडर पैरिटी पर काम कर लें। तो जेंडर पैरिटी पर भी वी नीड टू फोकस। तो यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि देखो यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशन इसी बात पर तय होंगे कि हम कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके लिए बनते हैं, चाहे वो डिफेंस पार्टनर की तरह हो, चाहे ग्लोबल मार्केट की तरह हो, चाहे टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन हो। यूएसए इज साइडिंग विद इंडिया ऑन जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू टू काउंटर बैलेंस चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना कैन एक्चुअली डेंट द यूएस हेजेमनी। लेकिन अभी आपने कुछ अपडेट्स अगर देखे हो तो यहां पर ट्रंप वाज टॉकिंग विद रशिया एज वेल एज चाइना। आप उस समय को याद करिए जब ओबामा वाज सेइंग दैट G2 इज व्हाट वर्ल्ड नीड्स। G2 मींस क्या है? यानी कि यूएसए एंड चाइना, यानी कि ओबामा यूएसए एंड चाइना को एक साथ देख रहे थे। बाइडेन, ट्रंप, इनके मतलब बाइडेन के इससे पहले वाले और ट्रंप के का जो ट्रंप 1.0 था उस टाइम पर हमने देखा 16 से 20 में वहां पर एक नेगेटिविटी थी। यानी कि तब यूएसए को लग रहा था कि चाइना तो मतलब समझ लिए कि 21st सेंचुरी का पहला वंडर अगर कोई है तो चाइना है। इतना बड़ा क्वांटम लीप किसी देश की इकोनॉमी ने लिया ही नहीं जितना चाइना ने लिया है। तो ऐसे में जो इतना बड़ा मैसिव सक्सेस है तो वो कई छोटे छोटे देशों के लिए एक रोल मॉडल हो सकता है, और वो रोल मॉडल इकोनॉमी का ही बनेगा और वो ऑथोरिटेरियन वे ऑफ गवर्नमेंट का ही बनेगा, स्पेशली दोज डेमोक्रेसीज विच आर फेसिंग इंटरनल क्राइसिस। और क्राइसिस में आपको क्या चाहिए होती है? स्ट्रेंथ। एंड स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड कर सकता है? चाइना। तो ऐसे में यूएसए एंड इंडिया का साथ आना वो केवल इकोनॉमिक नहीं है, वो एक लार्जर जो पिक्चर है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की, उसमें कौन से प्रिंसिपल को सही माना जाएगा, कौन से वे ऑफ गवर्नेंस को सही माना जाएगा, वो इसकी भी लड़ाई है। तो दोनों को अपने तरफ से बेस्ट करना पड़ेगा इन दीज एरियाज।
तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपका क्या मानना है? डू शेयर इन कमेंट्स। वैसे आई एम हाईली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया। आप यहां पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। ये क्वेश्चन आ सकता है, एग्जामिन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मीगा फ्रॉम डोमेस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल डायमेंशंस, 15 मार्क्स 200 वर्ड्स। यहां पर आप इसका आंसर सबमिट कर सकते हैं। अगेन रिमाइंडर, कल सुबह 8 बजे स्टार्ट हो रहा है आपका P2I बैच, और उसमें इंडियन पॉलिटी से मैं बैच को स्टार्ट कर रहा हूं। पूरी पॉलिटी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, बेसिक से लेकर डेप्थ तक मास्टरी हो जाएगी। ट्रैप क्वेश्चंस प्लस आंसर राइटिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डन बाय मी। टुमारो बैच इज स्टार्टिंग। तो इफ यू आर वेटिंग टू स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, टाइम इज नाउ। आप स्टार्ट कर लीजिए अपनी प्रिपरेशन, और 40 क्लासेस में आपको पॉलिटी में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। फिर ऐसे ही इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एटसेट्रा, पूरे कोर्स में आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स मैसिव एक्शंस। जब कॉन्फिडेंस किस सब्जेक्ट में आने लगता है तो पढ़ाई में मन भी लगने लगता है, अपने लिए भी हम थोड़ा एक्सपोनेंशियल सोचने लगते हैं, करने लगते हैं। तो इन्वेस्ट योर टाइम इन योर फ्यूचर। चलिए फिर मिलते हैं आपसे क्लासेस में। ख्याल रखिए।